हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, डेवलपमेंट। अगर आपको सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या फिर सोशल साइंस का अगर आपको पूरा ब्लूप्रिंट देखना होगा 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तो उसकी वीडियोज़ हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो चैप्टर 1, ये जो डेवलपमेंट चैप्टर है, इसको एकदम सबसे बेस्ट नोट्स के साथ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप लोग को पूरे यूट्यूब में इस तरह के नोट्स कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। अब इस तरह के नोट्स को आप कैसे खुद से भी जनरेट कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। दूसरा तरीका तो ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि ये हमारे ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स लाइफ लिखोगे, स्टूडेंट्स लाइफ जो ऐप हमारी है उसको इंस्टॉल कर लेना, नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले ना आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में आप लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। मतलब डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग नोशंस होते हैं, अपने जो विचार होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगला फिर टॉपिक हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। फिर आगे हम समझेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। अलग अलग जो कंट्रीज़ होती हैं हम कैसे पहचानते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री ज़्यादा विकसित है, मतलब ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ है, कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप नहीं है यानी अंडर डेवलप्ड है, कैसे हम डिसाइड करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इनकम और कुछ अदर क्राइटेरिया के बारे में। फिर हम पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में समझेंगे, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। एंड लास्ट फिर टॉपिक आपको पढ़ना है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो बस यही टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। चलिए एक एक करके यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन का बात करें तो इस चैप्टर में ओवरऑल आपको क्या पढ़ने होंगे। तो इस चैप्टर में आपको ओवरऑल पढ़ने जैसे डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको कैसे मेज़र किया जाता है, और डेवलपमेंट से हमारी लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है। एंड सबसे लास्ट में ये जो हमने टॉपिक आप लोग को यहाँ पे दिखाया सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें आप ये पढ़ोगे कि डेवलपमेंट क्या हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें हम इस चीज़ को समझेंगे और फिर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ से पहला टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो था डेवलपमेंट, ये होता क्या है। पहला हमारे माइंड में ये ना क्वेश्चन आना चाहिए, हम डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर कोई चीज़ ग्रो कर रहा हो, कोई ज़्यादा मैच्योर्ड हो, ज़्यादा एडवांस हो, और इन सब के अलावे भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट के द्वारा भी दिखा दिया है कि पहले से ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा होगा, मूविंग फॉरवर्ड होगा, मोर एडवांस्ड होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे पहले आप पतले दुबले हो, अब मोटे हो जाओगे, क्या हुआ, ज़्यादा मजबूत हो रहे हो ना, तो वो भी डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब आप डेफिनेशंस को लिख सकते हो। मतलब कोई चीज़ ज़्यादा ग्रो करे, ज़्यादा मैच्योर्ड हो, ज़्यादा एडवांस हो, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझ लो, जैसे जो कैटरपिलर होता है वो बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो ये क्या किया, ज़्यादा पहले से ग्रो किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसके लिए डेवलपमेंट हुआ। अब जैसे कोई बच्चा है फिर बाद में जाके एडल्ट होता है, तो उसका वो डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ किया। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक के अनुसार समझे तो अगर प्रोडक्टिविटी में अगर इम्प्रूवमेंट आता है, पहले से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी हमें अगर मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। अगर लिटरेसी रेट हाई हो जाए, या फिर मान के चलो अगर एक स्टूडेंट्स के लिए पूछा जाए कि स्टूडेंट्स के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, तो एक स्टूडेंट्स के लिए डेवलपमेंट होगा कि अगर वो क्लास 7th में, मान के चलो अगर वो क्लास 7th में है और इसका रैंक 15 है, फिर जैसे ही वो क्लास 8 आया तो इसका मतलब इसका जो रैंक है वो 10 हो गया। ठीक है, फिर क्लास 9th गया तो 9th में इसका रैंक 8 आ गया, और फिर क्लास 10th गया, इसका रैंक 1 आ गया। तो ये क्या कर रहा है कि दिन ब दिन ये डेवलप्ड अपने आप को करते जा रहा है, इसकी डेवलपमेंट हो रही है। रैंक पीछे हो रहा है यानी कि वो डेवलप फिर वो नहीं कर रहा है। ठीक है, रैंक अच्छा हो रहा है तो डेवलप कर रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए डेवलपमेंट यही होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर लिटरेसी रेट हाई हो जाए, पूरे देश का यहाँ पे बात किया जा रहा हो, या फिर
आप इंडिविजुअल भी लो, तो लिटरेसी रेट अगर हाई होगा तो वो भी डेवलपमेंट होगा, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या। अगर एजुकेशन पहले से ज़्यादा अच्छा अगर हमें मिले तो ये भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट के कुछ एग्जांपल्स थे, और ये फ्लो चार्ट तो खैर हमने आप लोगों को बता ही दिया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग गोल्स होते हैं, डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स, ये अलग टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब आगे इसको हम और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ समझो कि डेवलपमेंट गोल्स की क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको इसमें टोटल 3 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। जैसे कि हमने यहाँ बात किया डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स, मतलब हर व्यक्ति के लिए अपनी एक अलग गोल्स होती है। अब जैसे यहाँ फर्स्ट जो ये प्रिंसिपल दिया गया इसमें वही चीज़ है कि डिफरेंट पीपुल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, मतलब हर व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट की मीनिंग होगी वो उसके लिए अलग अलग होंगी। हो सकता है मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे ये एक किसान है रामलाल, ये एक लैंडलेस फार्मर है, इसके पास कोई भी ज़मीन अपनी नहीं है और फार्मर है, छोटी मोटी ज़मीन है जहाँ पे वो खेती अच्छे से वो नहीं कर पा रहा होगा, बहुत कम फसल उगा पा रहा हो। अब अगर इसके लिए डेवलपमेंट का बात करेंगे तो इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, इसके लिए डेवलपमेंट होगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसकी अपनी एक ज़मीन हो जाए जिसमें ये खेती कर सके। दूसरा कि जो खेती ये करे, जो फसल उपजाए उसका उसको अच्छा रेट मिले, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा। वहीं यहाँ पे अगर हम एक रिच फैमिली के का बात करें, व्यक्ति का, रिच फैमिली के व्यक्ति का बात करें, जैसे श्यामलाल है, इसके लिए डेवलपमेंट कब होगा, डेवलपमेंट का मतलब इसके लिए ये होगा कि ये एक अपनी नई बिजनेस स्टार्ट करे, वहाँ से वो ज़्यादा पैसे ग्रो कर सकता है, या फिर एक नई कार ये ख़रीद ले, पहले ओल्ड कार को, मतलब ओल्ड कार के जगह पे एक नई कार ले, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा। तो हर व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो उनके लिए अलग अलग उनके गोल्स हो सकते हैं, मतलब अपनी अलग एक नोशंस हो सकती है, मतलब विचार हो सकते हैं डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, जरूरी नहीं कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट हो वो दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट ही होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। वही चीज़ जो हमने बात किया कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। हो सकता है कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट है ना वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे ये मान के चलो कुछ स्लम्स लोग हैं, मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाले कुछ लोग हैं, अब इनको हटा दिया गया और इसके जगह पे इंडस्ट्री सेटअप कर दिया गया, तो बताओ इसके लिए क्या ये डेवलपमेंट हुआ? इन लोगों के लिए ये तो बेघर हो गए। लेकिन इंडस्ट्री सेटअप हो गया तो ये दूसरों के लिए, उसमें आसपास में रहने वाले लोगों के लिए, फिर ये उनके लिए डेवलप्ड कहलाएगा क्योंकि उनको यहाँ पे फिर जॉब मिलेगा। ठीक है, तो होता यही है, डेवलपमेंट का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उसकी मतलब मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, इसका एक हम दूसरा भी एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो दूसरा एग्जांपल है, अच्छा यहाँ पे वही चीज़ हमने लिख दिया है, ठीक है, कि डेवलपमेंट ऊपर वाला ही है। डेवलपमेंट का इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए, मतलब इंडस्ट्री सेटअप हुआ तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए तो वो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये चीज़ जो है विलेजर्स लोगों के लिए डिस्ट्रक्शंस हो गया। ठीक है, क्योंकि उनकी जो ज़मीनें थी वो हड़प ली गई। आगे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्रिबल्स होते हैं, ठीक है, अब इनको हटा दिया, मतलब इनको हटाकर जंगलों को काट कर डैम बना दिया गया। अब जंगलों को काट के डैम बना दिया गया, आदिवासी लोगों के लिए जो घर होता है वो जंगल ही होता है, तो जंगल उनको छोड़कर जाना पड़ा, तो इनके लिए ये डिस्ट्रक्शन हो गया। बट डैम्स बना, डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे सेटअप करके अच्छे से वो रन कर सकते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का यहाँ से फ़ायदा हो गया। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए यहाँ पे ये क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो जरूरी नहीं किसी एक के लिए डेवलपमेंट है दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो, मे बी कि वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और तीसरा प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट के लिए लोग एक तरह के गोल्स को नहीं देखते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर हम सिर्फ इनकम ही कर रहे हैं तो ये डेवलपमेंट हो जाएगा। इनकम के साथ साथ भी लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे सिक्योरिटी। अब पैसा कहीं कोई कमा रहा है बट सिक्योरिटी ही नहीं है, कब जॉब चला जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, या फिर इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वो रंग को लेकर हो या फिर
कास्ट को लेकर हो, किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है, तो फिर भाई इनकम करके भी क्या फ़ायदा जब भेदभाव हो रहा है, सही से उसको इज्जत नहीं मिल रहा है, यानी वही रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, या फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स को नहीं देख पा रहा है, छुट्टी ही नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं मिलेगा तो फैमिली फ्रेंड्स को देख नहीं पाएगा, तो फिर उसके लिए क्या डेवलपमेंट कहाँ से रह गया, डेवलपमेंट फिर उसके लिए नहीं होगा ना वो, या फिर उसको कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं लोगों का, ठीक है, डेवलपमेंट में। चलो यहाँ पे अगला टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो कि है इनकम एंड अदर गोल। तो ये हम ऊपर में ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं कि मिक्स ऑफ गोल्स होता है। जैसे कि जो इनकम होता है ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कहलाता है, ठीक है, सिर्फ इनकम एक पार्ट है डेवलपमेंट का, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, यहाँ पे है कि इनकम के अलावे और कौन कौन से गोल्स होते हैं, इनकम के अलावे और कौन कौन से गोल्स होते हैं, क्या क्या चाहिए होता है। तो ये तो हमने ऊपर में ही आप लोगों को बता दिया है कि इनकम के अलावे जैसे रिस्पेक्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, लर्निंग चाहिए, फैमिली एंड फ्रेंड चाहिए, या फिर हमने यहाँ पे बिना फ्लो चार्ट का भी लिख दिया है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, या फिर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। इसको हमने बस यहाँ फ्लो चार्ट में समझाया हुआ है और यहाँ पे बस वो चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे फिर से एक बार और लिख दिया है कि डेवलपमेंट के लिए लोग मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स नहीं होगा फिर वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। ओके, अब ये जो मिक्स ऑफ गोल्स का हम बात कर रहे हैं ना, तो इसको दो भाग बांटा गया है, एक मटेरियल्स और दूसरा नॉन मटेरियल्स। ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है मटेरियल्स और नॉन मटेरियल्स थिंग्स। जैसे मटेरियल जैसे मनी हो गया, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। नॉन मटेरियल मतलब जिसको देख सुन छू नहीं सकते हैं, जैसे रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, सिक्योरिटी। अब चलो नेक्स्ट हम आगे टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि है नेशनल डेवलपमेंट। अब देखो ये जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है नेशनल या फिर कंट्री। तो जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, वो हम इंडिविजुअल ही पढ़े हैं, खुद को लेकर सोच रहे हैं, खुद अपने बारे में सिर्फ सोच रहा है, पूरे देश को लेकर नहीं सोच रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो पूरे हम देश को लेकर सोचेंगे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल जो डेफिनेशन होगा डेवलपमेंट का वो इक्वल ही होगा। जिस तरह से हमने देखा कि हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वही हो, उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है। तो देश के लिए भी सेम यही चीज़ है। जब हम देश को लेकर सोचते हैं तो पूरे देश को लेकर हो सकता है मेरे लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और होगा, दूसरे के लिए डेवलपमेंट का मतलब देश को लेकर कुछ और होगा। जैसे अगर मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जो अगला बनेगा नरेंद्र मोदी ही बनेंगे तभी देश का डेवलपमेंट हो सकेगा, या फिर कोई और बोलेगा कि नहीं कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, तब जाके देश का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर भी देश को भी लेकर जो डेवलपमेंट के जो नोशंस होते हैं, यानी जो विचार होते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर होते ही हैं, हो सकते हैं क्या, होते ही हैं। अभी जैसे देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये मेरी पिक्चर है, ठीक है, मेरा कार्टून है। मेरे लिए डेवलपमेंट पूरे देश के लिए, मतलब मेरे अनुसार देश का डेवलपमेंट तब होगा जब पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे, ठीक है, मेरे लिए। लेकिन दूसरे के लिए से मान के चलो मेरा एक भाई आ गया, मेरा भाई बोलेगा कि नहीं, देश का डेवलपमेंट तब होगा जब हर कोई फिजिकली फिट रहे, उनका स्वास्थ्य सही से रहे, तो तब देश का हम डेवलपमेंट हम कहेंगे। उधर से मेरी मम्मी आएगी, मम्मी बोलेगी कि नहीं पहले सब्जी का दाम कम करवाओ, तभी हम देश का डेवलपमेंट मानेंगे। तो हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग होता है देश को भी लेकर ना, वो डिफरेंट होते हैं। फिर आएगी मेरी बहन बोलेगी कि नहीं पहले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रेट को कम करवाओ, वो कम हो जाएगा, तब सोचो देश डेवलप्ड कर गया। डेवलपमेंट का मीनिंग मेरे लिए है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को रेट कम हो। तो हर इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए देश को लेकर जो भी अपने नोशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आगे यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हमने ऊपर में दिया, ठीक है, इसी फॉरेस्ट ट्रिवल्स के बारे में बताया था ना, ट्रिवल्स और फॉरेस्ट के बारे में जो एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पर ये सेम चीज़ हमें देखने को मिल रहा है देश को भी लेकर, ठीक है। हो सकता है कि हम ऐसा सोच रहे हों कि इनको हटाया जाना सही नहीं है, इससे डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है दूसरे लोग ऐसा सोचेंगे कि नहीं इसको हटाया गया, सही किया गया, डैम्स को लाया गया, सही किया गया, ताकि इंडस्ट्रियली सेटअप हो सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ हुआ, यानी कि इससे देश का डेवलपमेंट होगा। तो पूरे देश को भी लेकर जब हम सोचते हैं तो सेम वही चीज़ है जो हम इंडिविजुअली सोचते हैं, बस हम इसमें देश के बारे में सोचते हैं, वो हम अपने खुद के बारे में सोचते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हो सकता है कि मेरे लिए जो देश को लेके डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होके डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ऊपर में ही समझ चुके हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कंट्रीज़ को या फिर स्टेट्स हो कैसे उसको हम कंपेयर करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है, यानी कि ज़्यादा डेवलप नहीं है, अविकसित नहीं, मतलब अविकसित है, डेवलप्ड है ही नहीं। ठीक है, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो इसका जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि यहाँ पे मान के चलो एक क्लासरूम है, इसको देखो, जिसमें हर बच्चे का आप देखोगे कि जो हाइट होगा, जो हेल्थ होगा, जो टैलेंट्स होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो हर बच्चे का अलग अलग होगा। फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है? अब सिर्फ अच्छा का अगर हम बात बोलेंगे तो आप अच्छा किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? आप अच्छा किस बेसिस पे डिसाइड करोगे, ये तो समझ में नहीं आया। हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो, ठीक है, यानी रैंक 1 आएगा तो ऑब्वियसली पढ़ने लिखने में अच्छा है, बट वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, म्यूजिक में अच्छा नहीं है, डांस में अच्छा नहीं है, अदर कैटेगरी में अच्छा नहीं है, तो आप उसको अच्छा बोलोगे? या फिर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में सिर्फ अच्छा है, बाकी चीज़ों पे अच्छा नहीं है, आप उसको अच्छा बोलोगे? ठीक है, तो ये डिपेंड ये करता है कि हम किस पर्पस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारा जो क्राइटेरिया हो सकता है, अगर मान के चलो हमें स्पोर्ट्स को लेकर टीम चुनना होगा, तो हम उन बच्चों को ना पकड़ेंगे जो बच्चा अच्छा खेलता होगा, स्पोर्ट्स में जो अच्छा होगा। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि जो रैंक 1 है वो पढ़ने में, मतलब पढ़ने में तो ठीक है, बट स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। तो हर ये पर्पस देखेंगे। ठीक है, पर्पस देखेंगे कि किस पर्पस पे हम बोले। अगर स्पोर्ट्स का चुनना होगा तो स्पोर्ट्स वाले बच्चे को हम चुनेंगे, डिबेट के लिए डिबेट वाले बच्चों को चुनेंगे, जो म्यूजिक में अच्छा होगा उन बच्चों को चुनेंगे। ठीक है, अगर पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो देखेंगे कौन सा बच्चा घूमने फिरने में ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा का जो कंपैरिजन होगा वो हम इस बेसिस पे करेंगे कि किस पर्पस पे लेके बोला जा रहा हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जब हम देश के बारे में देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं और पहचानने के लिए आता है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा देश ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वहाँ पर भी हम पर्पस देखते हैं कि किस पर्पस से बोला जाता है, किस क्राइटेरिया से बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 3-4 क्राइटेरिया याद रखना है, जिसमें आपको सबसे पहला क्राइटेरिया है, जिसको आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो, वो है इनकम। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या देखा जाता है? इनकम। जैसे अगर इसमें बोला जाए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जैसे देखा जाए बच्चे को लेकर, वो है स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो सबसे देश को लेके अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट देखा जाएगा तो वो देखा जाएगा इनकम। अगर इनकम है दैट मीन्स कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाएगा। तो सिर्फ इनकम ही नहीं, इनकम के अलावे भी हम देखते हैं। ठीक है, आगे भी हम और भी क्राइटेरिया देखेंगे, लेकिन एक इनकम एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। यानी कि किसी कंट्री का अगर इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डेवलप्ड कहलाएगा, किसी कंट्री का इनकम अगर कम है तो वो कम डेवलप्ड कहलाएगा। ओके, हाई इनकम मोर डेवलप्ड, लेस इनकम लेस डेवलप्ड, ये चीज़ समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री? कंट्री का इनकम क्या है? तो कैसे हम लोग निकालते हैं कंट्री का इनकम? तो जितने भी रेसिडेंट हैं किसी भी कंट्री के, जितने भी लोग हैं, उन सभी के इनकम को ऐड कर दो तो टोटल इनकम निकल जाएगा। यही है टोटल इनकम किसी कंट्री का। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये है कि जो टोटल इनकम है ना, ये यूज़फुल मेज़र नहीं होता है कि हम किसी कंट्री को डेवलप्ड बोल दे या फिर किसी कंट्री को डेवलप्ड नहीं बोले। अब क्यों ऐसा होता है कि क्यों हम टोटल इनकम नहीं रिकमेंड करते हैं? तो देखो इसका एग्जांपल, जैसे मान के चलो ये एक कंट्री एक है। ठीक है, ये कंट्री एक है जिसमें टोटल 10 लोग हैं। ये एक दूसरा कंट्री है जिसमें टोटल 5 लोग हैं। अब इस कंट्री का जो टोटल इनकम निकालें हम तो 100 निकल गया 10 को काउंट करके। ठीक है, इसका हम टोटल इनकम निकालें, ठीक है, तो इसका 80 निकल गया। तो यहाँ पे अगर 100 है, यहाँ पे 10 है, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी इनकम ज़्यादा है तो कंट्री एक ज़्यादा डेवलप्ड है? नहीं, हम देखो यहाँ पे इसका एवरेज इनकम निकालना है कि पर व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि एवरेज इनकम निकालने के लिए जो टोटल इनकम है टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दिए तो 10 आया। इसका अगर हम हर व्यक्ति का इनकम निकाले तो 16 आया। अब बताओ इस कंट्री में हर लोग 10 रुपया कमा रहा है, इस कंट्री में हर लोग 16 रुपया कमा रहा है, अब कौन ज़्यादा डेवलप्ड हुआ? तो ऑब्वियसली कंट्री 2। तो हम इनकम को एक यूज़फुल मेजर नहीं मानते हैं
कंपैरिजन ही अगर हमें करना है तो हम एवरेज इनकम का करते हैं, और एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, इसको याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना। पर कैपिटा इनकम को ही हम एवरेज इनकम कहते हैं, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम का फॉर्मूला लिख लेना, टोटल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम पूरे कंट्री का क्या है और टोटल पॉपुलेशन क्या है, दोनों को डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। ये कंट्री को क्लासीफाई करता है उनके एवरेज इनकम के अनुसार, ठीक है। कौन सा कंट्रीज़ का एवरेज इनकम कितना है, तो उसके लिए एक डेटा ये निकालता है, ठीक है। जैसे ये डेटा क्या निकालता है, जैसे कि मान के चलो कि कोई कंट्री का पर कैपिटा इनकम $, 49,300 या फिर इससे ज़्यादा हो हर साल। ये जो डेटा दिया गया है ये 2019 का दिया गया है। तो उन कंट्रीज़ को हाई इनकम या फिर रिच कंट्रीज़ के कैटेगरी में रखा जाता है, जिनकी सालाना पर एवरेज इनकम $49,300 हो, ठीक है। उनको रिच कंट्री के मतलब में माना जाता है। इसके बाद दूसरा है कि जिन कंट्री का पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम $2,500 या फिर इससे कम होता है, इसको हम लो इनकम कंट्रीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखना, कंट्रीज़ को ना 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो पहला कैटेगरी तो आप देख लिए कि ये जो पहला कैटेगरी है वो है हाई इनकम के बेसिस पे, दूसरा कैटेगरी है लो इनकम के बेसिस पे, तीसरा कैटेगरी है लो मिडिल इनकम के कैटेगरी में, और चौथा है अपर मिडिल इनकम के कैटेगरी में, ठीक है। तो जो इंडिया आता है ना वो लो मिडिल इनकम कैटेगरी के अंडर में आता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पर कैपिटा इनकम थी 2019 की, ये हर साल $6,700 थी, ठीक है। ये 2019 का आपका एक डेटा दिया गया है। तो इस डेटा को याद रखना, और कितने डॉलर में वो रीच कहलाए, कितना डॉलर में लो इनकम कंट्रीज़ कहलाएगा, ये सब याद रखना, हो सकता है एग्जामिनेशंस में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ऊपर में हमने पढ़ा कि अगर पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम किसी कंट्री का ज़्यादा है तो वो रिच कंट्री कहलाएगा। यही हम पढ़े ना कि वो रिच कंट्री का नहीं, सॉरी, वो डेवलप कंट्रीज़ कहलाएगा। अगर किसी कंट्री का जैसे किसी कंट्री का हम निकालते हैं एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम, मान के चलो किसी कंट्री का, जैसे कंट्री एक का यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। 100 निकला था, हम यहाँ पे देख रहे थे 80 निकला था। तो इसका हम क्या बोले कि ये था रिच कंट्री, ये ज़्यादा पैसा कमा रहा है, इसके एवरेज इनकम ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोले थे, डेवलप्ड कंट्रीज़। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो होते हैं या फिर जो स्मॉल कंट्रीज़ होते हैं, इनको डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं माना जाता है। ये भले ही रिच कंट्रीज़ होंगे, इनके पास पैसा बहुत सारा होगा, लेकिन इनको डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं माना जाता। इनको रिच आप बोल सकते हो बट डेवलप्ड नहीं। ऐसा भाई क्यों है? तो कुछ अदर क्राइटेरिया भी देखा जाता है ना, इस वजह से। तो वही चीज़ यहाँ पे रिच कंट्रीज़ को मतलब रिच कंट्रीज़ को हम डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, तो मिडिल ईस्ट और कुछ स्मॉल कंट्रीज़ को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे हम और भी कुछ अदर क्राइटेरिया को देखते हैं। अच्छा, ये जो एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम है ना, इनके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? तो कंपैरिजन के लिए तो चलो ठीक है, ये यूज़फुल है, कंपैरिजन के लिए यूज़फुल है, नो डाउट। कंपेयर हम बढ़िया से कर सकते हैं कि इसका पर कैपिटा इनकम इतना है, इसका पर कैपिटा इनकम है, तो ये ज़्यादा रिच है, ये कम रिच है। बट इसमें क्या होता है ना कि इसमें डिस्पैरिटीज़ को छिपाया जाता है, मतलब डिस्पैरिटीज़ इसमें हाइड होते हैं। कैसे डिस्पैरिटीज़ हाइड होते हैं? तो जैसे यहाँ पे देख लो, एक टेबल दिया गया है, कंट्री ए का यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे कंट्री बी का एक टेबल है। अभी जैसे अगर कंट्री बी में देखो तो ये मान के चलो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है। तो कंट्री बी मान के चलो टोटल 5 लोग हैं। तो इसमें से पहला ये जो इंसान है ये 500 रुपया कमा रहा है, दूसरा इंसान भी 500, यहाँ पर भी 500, यहाँ पर भी 500, कंट्री बी का। और ये जो 5वां इंसान है ना, ये 48,000 कमा रहा है। अब इसकी जब आप एवरेज इनकम निकालोगे तो 5,000 हो गया। अब बताओ यहाँ पे डिस्पैरिटीज़ को छिपाया जा रहा है या फिर नहीं? अभी अगर मेरी इनकम मान के चलो 500 रुपये है और किसी की इनकम 48,000 है, तो इसमें क्या कंपैरिजन हो सकता है? 19-20 का कंपैरिजन होता है, जैसे आप
कंट्री ए में देख रहे हो 19-20 का कंपैरिजन है, ठीक है भाई, चलो 9,500, 10,000, 9,800, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इसकी भी एवरेज इनकम 5,000 ही है, बट इसमें डिस्पैरिटीज़ नहीं है, ठीक है। बट एवरेज इनकम में क्या होता है कि डिस्पैरिटीज़ को दिखाया जाता है। जैसे कोई कोई कंट्री का ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही उतना पैसा कमाएंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारे लोग ही। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मान के चलो मैं 15,000 रुपया कमा रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मान के चलो 15,000 रुपया कमा रहा हूँ। वहीं पे जो आप समझ सकते हो कि जो अडानी हो गया, विजय माल्या हो गया, या फिर अंबानी हो गया, सोच लो कितना कितना उसका इनकम कर रहा है, ठीक है। तो क्या मेरी इनकम उसके इनकम के मुकाबले में इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है लेकिन हम अगर एवरेज इनकम निकाल रहे हैं तो मेरी जो एवरेज इनकम है वो बहुत ज़्यादा निकल रही है। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ, जैसे इंडिया का ही हमने बात किया था ना, देखो यहाँ पे सालाना कितना निकल रहा है, $6,700। अगर इसको इंडियन रुपीज़ के अनुसार कन्वर्ट करना होगा तो इसको कुछ नहीं, बस 8 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कि 8 7 जा 56 का 6, 5 बच गया 8 से 48, और यहाँ पे 5 8 5 तो लगभग 5,36,000 रुपया है। बताओ मेरी इनकम 5,36,000 है? अगर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है मतलब चलो ठीक है, मेरी अगर हो भी जाए, लेकिन ऐसा क्या ज़रूरी है कि हर इंडिया में हर व्यक्ति का इनकम 5,36,000 रुपये है? नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पैरिटीज़ को छिपाया जाता है, मतलब एवरेज इनकम से डिस्पैरिटीज़ छिपते हैं, हाइड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंट्री ए का दिखाया गया है कि सभी लोग बराबर बराबर कमा रहे हैं, तो ठीक है चलो, सबका जो सबके लिए जो कुर्सी है एक एक सही है। बट यहाँ पे देख लो, यहाँ 2 ही कुर्सी में 4 लोग एडजस्ट कर रहे हैं, और ये अंबानी है जो कि 4 कुर्सी में अकेला बैठा हुआ है, क्योंकि अकेले इतना पैसा ही कमा रहा है, और ये लोग चारों मिल के भी उतने पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो डिस्पैरिटीज़ को यहाँ पे छिपाया जाता है, इसे पता नहीं चलता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें पता नहीं चलता है कौन सा व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो ये 2 लिमिटेशंस हैं। अभी जैसे हमने इनकम का बात किया, तो इनकम के अलावे भी और भी दूसरे क्राइटेरिया होते हैं, तो आगे भी हम इसको समझेंगे और भी कौन कौन से दूसरे क्राइटेरिया को देखा जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन वी लुक्ड एट द इंडिविजुअल गोल्स वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। जैसे ही हम ऊपर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही गोल्स नहीं होता है, मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं, जिसमें वो इनकम के साथ साथ ये सब सारी चीज़ें भी वो देखता है, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, लर्निंग, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सारी चीज़ें देखता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम एक देश को लेकर सोचते हैं या फिर किसी रीजन्स को भी लेकर सोचते हैं, तो वहाँ पर भी हम एवरेज इनकम तो देखते ही हैं, लेकिन एवरेज इनकम के साथ साथ हम कुछ अदर क्राइटेरिया या फिर एट्रीब्यूट्स को भी देखते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग चीज़ों को देखा था इनकम के अलावे, यहाँ पर भी हम एवरेज इनकम के अलावे भी अलग क्राइटेरिया को देखेंगे। क्या क्या अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे हम ये भी देखेंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है। ये जो है ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है, ओके। और बाकी जो यहाँ पे दिया गया है, एक है लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये दोनों जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना, ओके। चलो यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम IMR। तो इसमें ये चीज़ लिखा गया है कि मान के चलो कि करीब 1,000, मतलब 1,000 ये एक आंकड़ा लिया गया है कि एक साल के अंदर अगर 1,000 में से देखा जाएगा कि कौन से कंट्री पे एक साल के अंदर ही जन्म लेने के बाद बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, मतलब एक साल के अंदर बच्चे हेल्थ के वजह से वो मर जाते हैं, तो इनको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब एक साल के अंदर देखा जाता है कि कितने बच्चों की मौत हो गई है। और ये जो बच्चों की जो एज है वो मतलब आप समझ सकते हो, मतलब जब जन्म लिया उसके बाद का बात किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा नहीं, जैसे जन्म लेने के बाद कौन सा बच्चा एक साल के उम्र के पहले ही मर जा रहा है, तो इसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे, जो आंकड़ा देखेंगे वो 1,000 बच्चों के कंपैरिजन में देखेंगे आगे। इसी तरह से लिटरेसी रेट यानी कि एजुकेशन में ये देखा जाता है
कि 7 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी लिटरेसी रेट उस जगह की कितनी है। ठीक है, मतलब लिटरेसी रेट 7 साल या फिर उससे ज़्यादा बच्चों की कितनी है, ये भी देखा जाता है डेवलपमेंट के, जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो। और थर्ड है नेट अटेंडेंस रेशियो। इसमें हम ये देखते हैं कि 14 से 15 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चे जा रहे हैं तो वो डेवलप्ड, नहीं जा रहे हैं तो डेवलप नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कूल अटेंड वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप है। पहला यहाँ पे जो एज ग्रुप था वो केवल 1 साल का बच्चा का, मतलब जन्म लिया जो बच्चा, वो 1 साल तक देखा जाएगा कि 1 साल तक बच्चे, मतलब 1 साल तक में कितने बच्चे जीवित हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर मर रहा है तो वो फिर डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। यहाँ पे दूसरा जो एज ग्रुप है वो 7 साल या उससे ज़्यादा का बात किया जा रहा है कि वो शिक्षित है या फिर नहीं है। शिक्षित है तो लिटरेसी रेट अगर सही है तो चलो ठीक है, डेवलप्ड है, वरना नहीं है। थर्ड है कि 14 से 15 साल के बच्चों को देखा जाता है कि वो स्कूल अटेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, डेटा देख लो। जैसे हरियाणा, केरला और बिहार, ये 3 स्टेट्स का यहाँ पे डेटा दिया गया है। यहाँ पे है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे है लिटरेसी रेट, और यहाँ पे है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो मोर्टेलिटी रेट ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसमें ज़्यादा लोग मर जा रहे हैं, ज़्यादा बच्चे मर जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे वही 1000 बच्चों में से हमने यहाँ पे बताया ना, ये 2018 का दिया गया है। ठीक है, जो डेटा है 2018 का है। ठीक है, सो एक्चुअली यहाँ पे 2020-21 दिया गया है, बट यहाँ पे देखो 2018 लिखा हुआ है। तो इसके अनुसार जहाँ पे दिया गया है कि 1000 बच्चों में से, जैसे हरियाणा में लिखा गया है कि 30 बच्चे 1 साल की उम्र, मतलब जैसे बच्चे जन्म लिए 1 साल होते होते उससे पहले मर गए 30 बच्चे। केरला में केवल 7 बच्चा मरा, या फिर बिहार में 32 मरा। तो अगर हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अनुसार डेवलप्ड कंट्रीज़ का बात करेंगे तो हम बोलेंगे केरला ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लिटरेसी रेट का बात करें तो हरियाणा में 82% है, केरला में 94% है, तो हम लोग बोलेंगे कि केरला ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि लिटरेसी रेट यहाँ पे ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी कम है, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, तो हम केरला को बोल सकते हैं कि ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पर भी इसका भी पर कैपिटा इनकम भी अच्छा खासा है। नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कि वही 14 से 15 वर्ष की उम्र में स्कूल अटेंड कर रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे केरला में स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा देश कितना ज़्यादा डेवलप्ड है या फिर नहीं है। सिर्फ हम इनकम के बेसिस पे जज नहीं करते हैं, अदर क्राइटेरिया भी होती है, उनको भी देखा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो यहाँ पर दिया गया है कि जो हरियाणा है ये ज़्यादा, इसका एवरेज इनकम है केरला से। ठीक है, हरियाणा का ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है केरला से। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे डेटा जो देखें ना, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम केरला से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि बट लैग्स बिहाइंड इन दिस एरियाज़, लेकिन इन एरियाज़ में देखा जाए तो एक तरह से लैग्स है, मतलब पीछे है, केरला से पीछे है हरियाणा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता। आपके पॉकेट में भले ही पैसा हो लेकिन वो सभी तरह की गुड्स और सर्विसेज को वो बाई नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा जीवन जीने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मनी क्या क्या नहीं खरीद सकता है, तो जैसे ये पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता है, मिलावटी मेडिसिन्स नहीं खरीद सकता है। ठीक है, मनी may also not be able to protect from your infectious disease, मतलब infectious disease से ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इन्फेक्टेड डिजीज़ से प्रोटेक्ट कब करेगा? जब आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स ना ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ समझाया गया है, बताया गया है कि जैसे हरियाणा अगर पीछे है, केरला आगे है डेवलपमेंट के मामले में। केरल अगर ज़्यादा डेवलप्ड है तो क्यों डेवलप्ड है? ठीक है, क्यों डेवलप्ड है उसके पीछे का ये सब रीज़न दिया गया है। तो एक चीज़ और यहाँ दिया गया है, केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्यों ऐसा है कि केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट कम है? मतलब कि जो हमने बात किया था ना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे जो मर रहे हैं वो कम मर रहे हैं। 1 साल की उम्र से 1 साल की उम्र होते होते बहुत सारे बच्चे दूसरे, मतलब हरियाणा में देखे मर गए, लेकिन केरला में नहीं मरे हैं। क्यों नहीं मरे? क्योंकि इनकी जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो काफ़ी
मतलब अच्छी हैं, पर्याप्त हैं, एडिक्वेट है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो इस वजह से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS अच्छे से वर्क करता है, तो वो भी एक तरह से डेवलप्ड स्टेट्स के कैटेगरी में आते हैं। या फिर कुछ स्टेट्स में हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी लोगों के बहुत ही अच्छे होते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ बेटर होती है और वो डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को मेजर किया जाता है, देखा जाता है। फिर आगे हमें यहाँ पे पढ़ना है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो ये एक क्रिटेरिया होता है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन नूरिश्ड है, अनन्यूरिश्ड है या फिर ओवरवेट है। नूरिश्ड का मतलब पोषित है, कुपोषित है, या फिर उसका वेट कहीं ज़्यादा नहीं ना हो गया हो, तो इसको कहा जाता है BMI। इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं BMI को, चलो इसको देख लो। तो इसमें हम जो किसी पर्सन का वेट है उसको केजी में लेते हैं और उसकी जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो फॉर्मूला याद रख लेना कि बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI इक्वल टू होता है वेट केजी में और हाइट मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अपना भी आप मेज़र कर सकते हो कि आपकी वेट कितनी है, आपका हाइट कितना है, और आपका देखा जाए तो BMI कितना निकला। BMI निकलने के बाद आप समझ सकते हो कि आप पोषित हो, मतलब नूरिश्ड हो, अननूरिश्ड हो, या फिर ओवरवेट आपका हो गया है। ठीक है, आप अपना खुद का भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे वेट ले लिए 50, हाइट ले लिए, जैसे मेरी हाइट मतलब एग्जांपल ले लिए 1.5 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिए तो 2.25 होगा, 15 × 15। ठीक है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 2.25 होगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो 22.25 आएगा। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि 22.22 आया। तो अब हम कैसे पहचाने कि 22.22 आया, तो ये हम अंडर नूरिश्ड के कैटेगरी में आएंगे कि ओवरवेट की नूरिश्ड। तो अगर ये जो BMI है 18 से कम निकलेगा तो हम उसको बोलेंगे अंडर नूरिश्ड यानी कि कुपोषित, यानी कि आपको और पोषण की ज़रूरत है। अगर 25 से ज़्यादा निकल गया ये वाली वैल्यू तो हम ओवरवेट कहेंगे कि आप मोटे हो रहे हो। इसके बाद अगर 18 से 25 आता है तो सब सही है। ठीक है, मतलब आप नूरिश्ड हो। इसको आप चाहो तो इस तरह से भी एक स्केल के द्वारा दिखा सकते हो। 18 से इधर अंडर नूरिश्ड, 18 से 25 नूरिश्ड और 15 के बाद ओवरवेट। ओके, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब से 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बॉडी मास इंडेक्स जो होता है यहाँ पे इवेलुएट नहीं किया जाता है, क्योंकि मे बी कि ये फ्लक्चुअल हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है इस समय। आगे अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश कौन करती है, तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। किस बेसिस पे ये पब्लिश करती है, तो देखती है एजुकेशनल लेवल्स ऑफ पीपल्स के एजुकेशनल लेवल्स क्या है, उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और इन सब चीज़ों को देख के वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, यानी इंडेक्स यहाँ पे दिया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये पूरा हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये वाली जो है ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार अगर हम इंडिया का बात करें, इंडिया किस पोजीशन पे है, किस रैंक में है, यहाँ पे टोटल 189 कंट्रीज़ का दिखाया गया है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल कंट्रीज़ दिखाए गए हैं 189 के दिखाया गया है, देखो यहाँ पे लिखा भी है। तो 189 कंट्रीज़ में जो इंडिया है ये 2020 के अनुसार 130 रैंक में आता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, समझ सकते हो। ओके, तो ये इंडिया का रैंक है। अब बाकी आप देख सकते हो श्रीलंका का हम लोग से छोटा देश होने के बावजूद भी इसकी जो रैंक है वो कितनी अच्छी है, 73 है। ओके, तो ये बस एक डेटा था जो कि हमने यहाँ पे आप लोग को दिखा दिया है। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग का आ गया, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो रिसोर्सेज का यूज़ हम जब करते हैं तो जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उतना ही इस्तेमाल करें। कोई भी रिसोर्सेज हो गया, ठीक है,
तो रिसोर्सेज हम उतना ही इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उन रिसोर्सेज को बचा के रखना, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज का उतना ही इस्तेमाल करना जितना हमारा ज़रूरत है और बाकी अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा के रखना, इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का बात करें तो ये होता है कि लंबे समय तक चलने वाला या फिर जो देर तक कायम रह सके, जो लंबा समय तक चल सके या फिर देर तक कायम रह सके, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या डेवलपमेंट सस्टेनेबल है? क्या ये लंबे समय तक चल सकने वाला प्रोसेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जैसे डेवलपमेंट का हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में हमने क्या देखा कि जैसे बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना, ठीक है, ये सब होता है डेवलपमेंट। ठीक है, हमने यही चीज़ देखा था कुछ देर पहले। तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है या फिर नहीं है, तो इसका अगर आंसर देना रहेगा तो मेरे अनुसार नहीं है या फिर किताब के भी अनुसार नहीं है। क्यों नहीं है डेवलपमेंट सस्टेनेबल? तो सस्टेनेबल का जैसे हमने बात किया, डेफिनेशन यहाँ पे मतलब समझाया कि लंबे समय तक चलने वाला या फिर जो देर समय तक कायम रहे। तो ये देर समय तक वो चीज़ चल सकती है या नहीं चल सकती है, कैसे हम समझेंगे? जैसे देखो, जैसे जो डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी क्या है कि रिसोर्सेज का कंजप्शन होगा, उसका यूज़ होगा, और जैसे जैसे रिसोर्सेज का कंजप्शन होगा ना वैसे वैसे उसमें डिप्लीशन आएगा, मतलब उसमें कमी आएगा। अब रिसोर्सेज में कमी आएगा तो बाद में हो सके कि वो डेवलपमेंट आगे चल के नहीं हो सकता है। तो लगातार ये चलने वाला नहीं है, ठीक है, भले ही लंबे समय तक चलेगा बट वो लगातार नहीं चलेगा। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल समझ लो, जैसे मान के चलो एक किसान है, तो एक किसान के लिए जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपज करे, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजाए। फसल उपजाएगा तो अधिक फसल उपजाने के लिए उसको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? ठीक है, उसको ज़रूरत पड़ेगा ऐसे बीज का और वाटर का भी ज़रूरत पड़ेगा, ग्राउंड वाटर का। वो वाटर का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेगा, फसल ज़्यादा अगर उसको उपजाना है तो ज़्यादा वाटर का यूज़ करेगा। अगर वो लगातार पानी का इस्तेमाल करते रहेगा तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर में कमी आ जाएगा। वो अननेसेसरी अगर कोई पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो ग्राउंड वाटर में कमी आ जाएगा। मतलब जितना बारिश हो रहा है, एक एग्जांपल, जितना बारिश हो रहा है अगर उससे ज़्यादा अगर हम कंज्यूम कर ले रहे हैं वाटर का तो कमी आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है कि यहाँ पे प्रीवियस 20 सालों में ऐसा देखा गया है कि लगभग 4 मीटर वाटर लेवल में, ग्राउंड वाटर के लेवल में कमी आ चुकी है। ठीक है, तो ये एक मतलब समस्या है। देखो पहले के समय में क्या होता था, अभी तो बोरवेल वगैरह लग गया जिसकी वजह से पानी का खपत बहुत ज़्यादा होता है। पहले के समय में से कुआं वगैरह खोद के वहाँ से बाल्टी से पानी निकाला जाता था जिससे कि ज़्यादा वाटर का खपत नहीं होता था। ठीक है, तो वाटर लेवल सही से बना हुआ था, लेकिन ओवर यूज होने लगा, बोरवेल वगैरह लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपका अराइज होता है कि वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज्ड। जो ग्राउंड वाटर है, मतलब ज़मीन के नीचे में जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा यूज्ड क्यों हो रहा है? तो इसके वेरियस रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का बढ़ना, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो वाटर की ज़्यादा डिमांड होगी, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होगा तो ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा उसका कंज्यूम्ड होगा। ठीक है, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है, कॉलोनीज़ होती हैं, तो ये वाटर के लिए क्या करती है कि पंप वगैरह लगवा देती है। ठीक है, तो पंप से पानी बहे जा रहा है तो इससे ज़्यादा पानी का खपत हो रहा है। ठीक है, या फिर पॉसिबली इफ़ यूजिंग रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ पे अलग चीज़ है, ये तो हम ये समझ लिए कि जो ग्राउंड वाटर है वो ओवर यूज्ड क्यों हो रहा है, तो ये सब यहाँ पे कुछ रीजन है जो कि आप लिख सकते हो। इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज़। क्या पानी का हम ओवर यूज़ किए बिना हम डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल ओवर यूज़ किए बिना भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर हम रिसोर्सेज का, या फिर वाटर ही हो गया, ठीक है, वो भी एक तरह का रिसोर्सेज है ना, उसका अगर हम केयरफुली यूज़ करें तो। ठीक है, तो ये दो बात यहाँ पे याद रखना। अब एक लास्ट यहाँ पे बच गया है जो कि आपको मे बी कि पता ही होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। तो these resources are renewed और replenished by nature in a short span of time। मतलब ये जो रिसोर्सेज होते हैं तो वो रीन्यू होते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसे कि वाटर ही हो गया, वाटर का आप यूज़ करते रहो, फिर हमें दोबारा से मिलते रहेगा।
ठीक है, मतलब शॉर्ट स्पेंड कुछ छोटे समय में वो दोबारा से हमें मिल जाएगा। जैसे सोलर एनर्जी हो गया या फिर वाटर हो गया, ये कॉन्टीन्यूसली हमें मिलते रहता है। लेकिन ये तब तक मिलते रहेगा, ऐसा नहीं कि ये मतलब हमेशा मिल जाएगा, ये भी ख़त्म हो सकता है। अभी जैसे हमने बात किया कि वर्षा बारिश जो हो रही है, अब उससे बारिश जितनी हो नहीं रही है, अब उससे ज़्यादा अगर खपत होने लगा पूरे कंट्रीज़ का मिला के, तो फिर इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल होगा वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया कि वो चीज़ हमें फिर से दोबारा से मिलते रहेंगी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि जो रिन्यूड नहीं हो सकता है, मतलब नेचर के द्वारा दोबारा फिर हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती, मिलती भी है ना, तो उसके लिए हमें बहुत लंबे समय का एक टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कि क्रूड ऑयल, फॉसिल्स, ये 2 एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। ठीक है, ये ख़त्म हो सकते हैं, ये इसका अगर सही से यूज़ नहीं किया जाए, इसका कंट्रोल नहीं हुआ इसका यूज़ में, तो ये ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि इसको मिलने के लिए फिर लंबे समय तक का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें जल्दी मिल जाएगा, भले ही इसका यूज़ करते रहो, ख़त्म होगा फिर हमें मिल जाएगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार ख़त्म हो गया तो फिर समझ लो कि बहुत समय के बाद फिर हमें मिलने वाला है। फिर आगे यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, वही चीज़ जो हमने पढ़ा दिया आप लोग को, वही है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है कॉन्टीन्यूअस या फिर फ्लो में। ठीक है, मतलब ये चलते रहेगा, मतलब यूज़ करते रहो फिर आ जाएगा, यूज़ करते रहो फिर आ जाएगा। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है वो रिसाइक्लेबल होता है या फिर नॉन रिसाइक्लेबल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए लंबे समय तक का इंतज़ार करना पड़ता है। तो चलो, आप सभी लोगों को आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहो और चैप्टर को सारा समझते रहो। आगे के भी चैप्टर्स को हम इसी तरह के बेस्ट नोट्स के साथ फिर पढ़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।